अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट मिराहिल शेख। व्यूअर्स, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 11वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 180 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 30th ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। वंडरवर्सन की 72 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स क्लासन ने 64 रन की बाजी खेली। मेगा इवेंट में भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बाद जनूबी अफ्रीका ने टॉप 4 में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कौन किसके मद्दे मुकाबल होगा, फैसला भारत और न्यूजीलैंड के मैच के बाद हो जाएगा। व्यूअर्स, आज का मैच अगर तो आपने देखा तो आपको बताते चलें कि मैच शुरू से ही वन साइडेड लग रहा था क्योंकि इंग्लैंड की जो है वो इंटेंट नजर नहीं आ रही थी। आए आपको इस मैच की कुछ अहम झलकियां दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, आपने आज के मैच की झलकियां देखी। अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। अब मेरा हाल तो खैर ठीक है, आप अपना बताएं, आपका क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ, लेकिन इंग्लैंड की टीम के बारे में डेफिनेटली बहुत बुरा उनका आज मैच एक्सपीरियंस रहा और मतलब कहा यह जा सकता है कि पाकिस्तान से भी अगर किसी ने बदतर खेला है, बुरा खेला है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वो इंग्लैंड की टीम होगी, बिकॉज वो अपना कोई भी मैच नहीं जीत सके। बस हमने कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान को अच्छा दिखाना है, थोड़ा सा जैसे भी हो। तो अगर वो हमसे बुरा खेले हैं तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से इंग्लैंड से तुम अच्छा खेले। नहीं, आई थिंक अगर देखा जाए ऑन अ सीरियस नोट तो इट वाज अ वन साइडेड अफेयर, क्योंकि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का मकसद तो यही था कि वो कम से कम 300 प्लस देख रहे थे कि हम इतने रन बना लेंगे। पिच भी अच्छी थी जो कि बाद में प्रूव हुई, लेकिन आई थिंक जो डेंट डाला वो जैनसन की वो लंबे कद के हैं, उन्होंने जब 3 आउट कर दिए शुरू में तो प्रेशर ऑटोमेटिकली वो उनकी इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर पड़ता चला गया और उसके बाद वो रिकवर नहीं किया। आई थिंक आज साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल इस तरह का खेल खेला है कि वो चाह रहे थे कि हम सेमीफाइनल से पहले अपनी पीक फॉर्म में वापस आएँ, जो मुझे आते हुए नज़र भी आए। उनकी आज बॉलिंग बहुत बेहतर थी, उनकी फील्डिंग आप देखिए, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की आज उन्होंने। जैनसन ने जो कैच किया वो दैट वाज अ ब्रिलियंट कैच। और इससे पता लगता है कि अब जो भी टीम इनके साथ सेमीफाइनल में मुकाबला करेगी, आई थिंक उसको टफ टाइम ये देने की एहलियत रखती है साउथ अफ्रीका की टीम। आई थिंक पहले जिस तरह रिस्ट्रिक्ट किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कहीं तकरीबन 250 के अंदर इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने तो ऑल आउट कर दिया। 38 और 39 ओवर्स के लगभग इन्होंने उनको ऑल आउट कर दिया। हाँ, तो वो तो इसका मतलब है कि अगर आप 50 ओवर भी पूरे ना खेलें, पहले ही आपको कह रहे थे कि जो इनकी इंटेंट है इंग्लैंड की, इनका T20 का अप्रोच है बेसिकली। आप ये देखिए कि हिटें मारते हैं ना, इन्होंने प्लान किया हुआ है कि किस तरीके से हम जो है अपनी बैटिंग को 50th ओवर तक लेके जाएंगे। और उसके साथ साथ जब इनकी विकेट्स गिरनी शुरू हो जाती हैं तो जिन पे ये बैंक कर रहे थे, जिन प्लेयर्स के ऊपर, वो इनको डिलीवर नहीं कर सके। इवन बटलर आज अच्छा नहीं खेल सके। आप जैनसन जो है वो आज आप देखें कितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, उनका 39 रन दे के उन्होंने 3 आउट किया। और जब आप शॉर्टर फॉर्मेट में विकेट लेते हैं ना तो प्रेशर दूसरी टीम पे आता रहता है। आई थिंक बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग का मुजाहरा किया आज। और इसके साथ में जो ये कह रहा था कि जो इंग्लैंड की टीम जो क्लिक नहीं कर सकी, उसका रीज़न ये है कि सिवाय रूट के और टू सम एक्सटेंट बेन डकट के, बाकी जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहे थे, बटलर नहीं अच्छा परफॉर्म कर सके, हैरी ब्रुक नहीं परफॉर्म कर सके, देन लिविंगस्टन जो है वो बिल्कुल फेलियर, एंड सॉल्ट ऊपर से आके। सर वैसे सॉरी टू से, लेकिन आज तो हमने टीम में देखा जो पिछला उनका अफगानिस्तान के साथ मैच था उसमें तो फिर मतलब 317 वो कर गए, बट आज तो आप देखें ना 179 के ऊपर ऑल आउट थे। और जो हाईएस्ट स्कोर भी उनका आज बना है वो जो रूट का है 37। उसके अलावा बेन डकेट 24 रन पे ऑल आउट, हैरी ब्रुक 19 पे, जॉस प्लटर 21 पे, जोफ्रा आर्चर 25 पे। दिस इज नो वे, मतलब आप ओडीआई में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई आ रहा है और 25 से 30 रन मतलब स्कोर बोर्ड के ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि इस तरह तो फिर यही होगा कि आपका खाली 179 का बनेगा टोटल। देखिए कॉज ऑफ कंसर्न है ये, आई थिंक इंग्लैंड के लिए भी, जिस तरह पाकिस्तान के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, इंग्लैंड के लिए भी बहुत है। उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से अपनी टीम को वनडे के उस मोड में लाएं। देखिए जो इंग्लैंड के कैप्टन है ब्रेंडन मैकलम, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बेसबॉल का एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि जी हम बड़ी एग्रेसिवली खेलेंगे, और टेस्ट मैचेस में उनको कामयाबी भी मिली। लेकिन द थिंग इज़ कि टेस्ट मैच इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर। 5 डे का वो होता है, उसमें अगर आप खेल भी लेते हैं, इसलिए कि
टेस्ट क्रिकेट में आप अटैक करते हैं, जब आपकी ऑपोजिशन सामने बैटिंग कर रही होती है, आप 3 स्लिप 1 गली और उसके साथ आप बॉलिंग करते हैं तो आपको ओपनिंग्स मिलती हैं। तो इसलिए अगर आपको आपके प्लेयर्स अगर वो एग्रेसिव खेल के वहाँ सर्वाइव कर जाएं तो रेट ऑफ स्कोरिंग बढ़ जाता है। बट वनडे क्रिकेट में तो आप ओवर नंबर 1 से ही कभी अगर पिच अच्छी हो तो एक आध स्लिप के साथ या 2 स्लिप के साथ आप बॉलिंग करते हैं, वेरेज आपके सारे के सारे फील्डर्स दायरे के अंदर होते हैं, सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं 10 ओवर्स में। तो वहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि अब हर बॉल पे मारेंगे तो आपको चौका मिलेगा, और उसके ऊपर आपको प्लान करना पड़ता है कि किस तरीके से हमने 10 ओवर यूटिलाइज़ करने हैं, किस तरीके से हमने 11 से 40 ओवर को यूटिलाइज़ करना है, फिर 41 ओवर से 50 ओवर तक हमारी बैटिंग कैसे यूटिलाइज़ करेगी। सो मुझे इस किस्म का कोई भी प्लानिंग इंग्लैंड के उसमें नज़र नहीं आई, जो कि इनको अब सोचना पड़ेगा। और ब्रेंडन मैकलम को भी आई थिंक इसका अंदाज़ा हो चुका होगा ये देखने के बाद कि वो क्रिकेट यहाँ नहीं चल सकती जो वो टेस्ट क्रिकेट में चलाते हैं। सर, मैकलम की आपने बात की, मैकलम के ऊपर भी बहुत तनकीद उनको निशाना बनाया जा रहा है कि वो जो उनके हेड कोच हैं तो वो इस तरह का मतलब ज़्यादातर वो इस तरह की क्रिकेट खिला रहे हैं जैसे कि बेसबॉल होता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? यही एग्जैक्टली मैंने कहा ना, वो एक ये टर्म लेके आए थे इससे पहले, और उसको वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी दिया कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में तो उनको थोड़ी कामयाबी हासिल हो गई, बट वनडे और T20 तो मैं मानता हूँ कि वो तो आप बॉल नंबर 1 से ही आपने कोशिश करनी होती है कि जितना ज़्यादा आप एक्सेलरेट कर सकें, बट वनडे में नहीं ऐसे हो सकता। सो वो आई थिंक आप दूसरी टीमों को भी देखें ना, वो भी 300 या 350 पे कब जाती हैं जब उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन में से 40 ओवर तक 1 से 2 बैटर मौजूद होते हैं। चाहे आप अफगानिस्तान को ले लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें, चाहे इंग्लैंड खुद, जब आप देखेंगे जब उनकी टॉप ऑर्डर ने बेन डकट ने 100 किया, रूट ने 100 किया, तो 300 से क्रॉस किया ना, जब वो उनका टॉप ऑर्डर आपको कुछ नहीं करेगा, एंड देन उनकी डिपेंडेंस फिर 1 या 2 प्लेयर पे ही है। देखिए आप दूसरी टीमों को देखें, उनके अगर एक जिस पे आप डिपेंड करे थे, ट्रेविस हेड कुछ नहीं कर रहा था पहले, उससे पहले नीचे वाले प्लेयर्स ने उनको कंट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन जब ट्रेविस हेड फॉर्म में आए तो उन्होंने अपनी टीम को मैच जिता दिया। यहाँ जो है टोटली इनकी जो डिपेंडेंस थी वो या रूट पे थी या बेन डकट पे थी। हम सुबह भी यही बात कर रहे थे, अगर बेन डकट जल्दी आउट हो गए तो इनको प्रॉब्लम होगी, और रूट आउट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी 170 और पे। सर, आप चेंजेस की बात कर रहे हैं कि अब जहां पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम खड़ी है वो लम्हा फिक्रिया है, इनको कुछ सोचना पड़ेगा, इन्हें चेंजेस लाने पड़ेंगे। और फर्स्ट चेंज जो है, जो कि मुझे लगता है कि उसका स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जिनके कप्तान हैं जॉस बटलर, उन्होंने कप्तानी से रेजिग्नेशन ऑलरेडी ऐलान कर दिया था इस मैच से पहले ही। उनका कहना था कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं टीम को कोई फ़ायदा पहुंचा रहा हूं और मैं एज अ प्लेयर तो अवेलेबल रहूंगा, लेकिन मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं। ये तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, ठीक है, वो तो ये कह गए, लेकिन आई थिंक अब जब इंग्लैंड की टीम की जो मैनेजमेंट है और जो भी इनके सेलेक्टर्स हैं वो इस चीज़ का फैसला करेंगे। देखें ना, अब जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहे थे कि हम उनको कैप्टन बनाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी इस चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी नहीं हुई। हैरी ब्रूक को ये कह रहे थे कि शायद इनका नेक्स्ट कैप्टन होगा, बट उसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद अब अगर वो एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, तो एज कैप्टन क्या उनके ऊपर जब एडेड बर्डन पड़ेगा कैप्टेनेंसी का, तो क्या अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे? सो ये वो चीज़ें हैं जो इनको सोचनी पड़ेंगी, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि रूट जो है वो कितना और लंबा जाके खेल सकते हैं 50 ओवर्स की क्रिकेट, इसलिए कि आगे का जो वर्ल्ड कप है उसमें काफ़ी वक्त है। क्या लग रहा है आपको कि किसका नाम सामने आ सकता है कप्तानी के लिए? इस वक्त मैं देख रहा था हैरी ब्रोक का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, लेकिन आई थिंक अब ये सोचेंगे, क्योंकि देखें इंग्लैंड के जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, वो इतनी जल्दी डिसीजंस लेते नहीं हैं। वो सारी चीज़ें वे करेंगे और देखेंगे कि डोमेस्टिक सर्किट में भी कौन से ऐसे यंग प्लेयर्स हैं जिनको हम मौका दे सकते हैं। टीम में मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं देखता, उनकी सिर्फ कप्तानी का चेंज डेफिनेटली होगा, क्योंकि बाहर जो बैठे हुए प्लेयर्स हैं वो अनफिट हैं। मुझे नहीं पता कि बेन स्टोक्स जो उनके कैप्टन थे टेस्ट टीम के, उनकी क्या सिचुएशन है, उनका हैमस्ट्रिंग इंजरी है, अभी तक वो ठीक नहीं हुए, वो एशेज़ में अवेलेबल होंगे, वो भी अभी अब से कोई अबाउट 8 से 9 महीने के बाद है वो सिलसिला। सो प्रॉब्लम्स में तो डेफिनेटली है इंग्लैंड, लेकिन वो कुछ ना कुछ डिसाइड करके, और आई थिंक अनकरीब वो अनाउंस कर देंगे। आई थिंक उनकी नेक्स्ट वनडे सीरीज़ कब होगी इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट ये पहले ही कर देते होते हैं। ठीक है, इंडिया के साथ भी वाइट वॉश होके आ रहे हैं, इंडिया के सामने भी बहुत जो उनकी सीरीज थी दैट वाज अ टोटल फेलियर। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में फेलियर बिल्कुल। अच्छा सर, बैटिंग
के ऊपर तो हमने बात करी, लेकिन अगर हम बॉलिंग की तरफ जाएं तो हम बॉलिंग ऑर्डर भी इनका देख रहे हैं कि वो भी फेल हो रहा है। आदिल रशीद एक बहुत बड़ा नाम है, बट अगेन आज हमने देखा कि वो सिर्फ 1 विकेट ले सके। जोफ्रा आर्चर जो वंस अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी सिर्फ 2 विकेट्स ले सके। तो हम यही देख रहे हैं कि ना तो ये बैटिंग ऑर्डर इनका क्लिक कर रहा है, ना तो इनकी जो बॉलिंग है वो कम्पैक्ट रही है। देखिए, एक तो इनको अपने जहन में ये रखना होगा कि मैंने देखा कि 1 डायमेंशनल बॉलिंग करते हैं ये, क्योंकि पेस इनके पास ज़्यादा है। वुड को मैंने देखा आगे बहुत ज़्यादा ज़ोर से बॉलिंग करते हैं, फिर आर्चर भी जो है वो आगे बहुत तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। इसमें नुकसान क्या होता है कि ये बाउंड्री बॉल ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि एक लाइन और लेंथ को मेंटेन नहीं करते। कभी गेंद उस स्लॉट में आती है जहाँ पर वो हिट लग जाती है उनको, या ये शॉर्ट बॉल कर देते हैं जिस पे वो हुक और पुल करके या कट मार के रन बना लेते हैं। सो बॉलिंग के ऊपर भी बड़ा डिसिप्लिन इनको करना होगा कि अपनी पेस को किस तरह वेरी करना है। फिर प्लस ये कि इनकी इंजरीज़ का भी डेफिनेटली इशू है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप इनके स्ट्रोक्स अनफिट होकर गए हुए हैं, जो कि अच्छे वनडे के बॉलर हैं, शॉर्टर फॉर्मेट में अच्छी बॉलिंग करते हैं। फिर ये कार्स जो इनके ऑलराउंडर अच्छे ऊपर आ रहे थे, वो भी अनफिट होकर बाहर चले गए इसी टूर्नामेंट से। बेथल जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, वो भी अनफिट होकर बाहर चले गए। तो प्रॉब्लम इनको भी है, लेकिन मैं कार्स को भी देख रहा था कि वो भी आके जो है ना वो बहुत तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। सो वनडे की स्ट्रेटजी में इनको बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी जो है ना चेंज लाना पड़ेगा। और जहाँ तक आदिल रशीद की बात की, मेरे नज़दीक आई थिंक आदिल रशीद को ज़्यादा T20 खिलाते थे। वनडे में बड़े दिनों के बाद इन्होंने खिलाया है, लेकिन इनके पास बाहर बेंच में बैठे हुए हैं, लेग स्पिनर भी हैं, और हो सकता है काउंटी सर्किट में और भी स्पिनर्स होंगे। सो चेंजेस हमें नज़र आएंगी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी और स्पिनिंग डिपार्टमेंट में भी। जी व्यूअर्स, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। व्यूअर्स, अब एक नज़र डाल लेते हैं हमारे पॉइंट्स टेबल के ऊपर। पॉइंट्स टेबल की बात कर ली जाए तो ग्रुप ए में से जो क्वालिफाई कर गई हैं टीम्स, वो हैं न्यूजीलैंड और इंडिया फॉर सेमीफाइनल्स। और ग्रुप बी की बात कर ली जाए तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुकी हैं फॉर सेमीफाइनल्स। न्यूजीलैंड और इंडिया का एक मैच अभी बाकी है, जो कि आज दुबई में होने जा रहा है, और इसके बाद फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम टॉप नंबर के ऊपर फिनिश करती है। लेकिन हारून साहब, यहाँ पर इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ये टेबल्स, क्योंकि न्यूजीलैंड इंडिया देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही वो जीते हैं 4 पॉइंट्स के साथ। वो इस वक्त लीड कर रहे हैं सबसे अच्छे रन रेट के साथ। इंडिया उसके बाद सेकंड नंबर पे है, 2 मैचेस उन्होंने भी खेले, दोनों ही वो जीते। बांग्लादेश और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अर्ली ऑन आउट हो चुके थे, एक तरह से अनऑफिशियली, क्योंकि उनकी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही थी। ग्रुप बी के ऊपर आए जाए तो साउथ अफ्रीका के 3 मैचेस थे, 2 जीते और 1 कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि बारिश हो गई थी। बट यहाँ पे मैं ये पॉइंट करना चाहूँगी कि पूरी 8 टीमों में सबसे ज़्यादा हेल्दी रन रेट जो है +2.395 का, वो है साउथ अफ्रीका का। तो क्या आप कहते हैं कि असल में भी ये जो पॉइंट टेबल है वो कासी कर रही है कि जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में ये 8 टीमें देखने को मिली, क्या सबसे ज़्यादा अच्छी साउथ अफ्रीका थी या नहीं? मैं इसको थोड़ा इस तरीके से देखूंगा कि साउथ अफ्रीका ने जो बैटिंग कंडीशंस है ना, उसका फ़ायदा बहुत अच्छे तरीके से उठाया। और जो मैं साउथ अफ्रीका के ग्रुप में देख रहा था, उसमें थोड़ी सी जो बॉलिंग का एस्पेक्ट था दूसरी टीमों का, वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था। वेरएज़ जो ग्रुप जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया और बांग्लादेश, इसमें थोड़ा सा बॉलिंग का जो एलिमेंट था वो बेहतर था और उन्होंने डिलीवर भी किया। हो सकता है कि वो बाकी टीमों के जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इंग्लैंड जिस ग्रुप में था, साउथ अफ्रीका जिस ग्रुप में था, उनकी जो बॉलिंग उनके मुताबिक थी तो बहुत मजबूत, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सकी अकॉर्डिंगली। और मोस्टली ज़्यादातर मैचेस हुए हैं बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस के ऊपर, सिवाय इंग्लैंड के जो आज वो ऑल आउट हुए हैं। इसके अलावा बाकी आप देखेंगे जो हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, जिससे लगता है कि पिचेस बहुत अच्छी थी। वेरएज़ इंडिया अपने सारे मैचेस जो है वो दुबई में खेला, वो इतना फ्री स्कोरिंग ग्राउंड्स नहीं है, इसलिए आपको अगर उसमें आपको कुछ कम नज़र आ रहे हैं नेट रन रेट, तो उसका रीज़न ये था कि मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज बहुत क्लोज करीब जाके हुई, और उसकी वजह से जो नेट रन रेट का जो डिफरेंस है वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया, या मार्जिन ऑफ डिफीट बड़ा था। तो इसलिए साउथ अफ्रीका का आपको जो नेट रन रेट नज़र आ रहा है वो बिकॉज ऑफ मार्जिन ऑफ डिफीट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से उनका नेट रन रेट बढ़ा। मेरे स्कोरिंग तो तकरीबन उन्होंने एट पार ही की है,
कि 280 किया या 300 किया, लेकिन दूसरी टीमें जैसे आज टीम 38 ओवर्स में आउट हो गई। सो 38 ओवर्स में आउट होने का मतलब है कि जो नेट रन रेट में पूरे 50 ओवर्स के रन रेट काउंट होगा, यानी ये कंसिडर किया जाएगा इंग्लैंड पूरे 50 ओवर खेली, सो ऑटोमेटिकली उनका जो रन रेट है वो गिर गया। और आज क्योंकि जिन्होंने बड़ी जल्दी कर लिए, साउथ अफ्रीका ने वो रेट ऑफ स्कोरिंग ज़्यादा था, 10 ओवर पहले इन्होंने वो रन्स अचीव कर लिए जो साउथ अफ्रीका ने 38 ओवर्स में बनाए थे, 38 ऑड ओवर्स में बनाए थे। तो एक तो उसका डिफरेंस, इस वजह से उनको आपका जो नेट रन रेट है ना बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सर अभी तक की जो हमारे पास 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं, न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, कैसे देखते हैं उन चारों टीमों को कि कितनी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, और जो अभी आगे हमारे पास 2 सेमीफाइनल्स होने जा रहे हैं उनको कैसे देखते हैं? देखिए, अब सेमीफाइनल तो नॉकआउट स्टेजेस पर आने के बाद तो हर एक के लिए वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, जैसे आपने भी जिक्र किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्योंकि कल फैसला ये होगा कि आज जो फैसला होना है वो न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में सही होगा, नंबर 1 कौन फिनिश करता है। बिल्कुल सर, कल अब ये देखना है कि न्यूजीलैंड और इंडिया के जो मैच होता है उसमें से नंबर 1 कौन फिनिश करता है। व्यूअर्स देखते रहिए चैंपियन का फैसला। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक व्यूअर्स। कल ग्रुप स्टेजेस का आखिरी टाकरा होना जा रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का, और ये होगा दुबई की पिच पे। हारून रशीद साहब, कैसे देखते हैं कल का मैच? कौन जीतेगा? कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? क्योंकि दोनों टीम्स का यही उनका तो मुफाद इसी में है कि वो टॉप ऑफ द ग्रुप ख़त्म करें। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया का तो एडवांटेज इसलिए है कि वो अपने सारे मैचेस दुबई में ही खेला है, तो उनको पूरी तरीके से अंदाज़ा है कि ये पिच किस तरह बिहेव करती है, तो अपनी वो प्लेइंग 11 बनाने में उसके लिए ईजी है, और स्ट्रेटजी वो ऑलरेडी जानते हैं उन्होंने क्या करना है। न्यूजीलैंड के लिए प्रॉब्लम कि ये नई चीज़ होगी, क्योंकि वो यहाँ से खेल के जा रहे हैं, यहाँ की कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू दुबई। दुबई में जो है थोड़ा सा लो बाउंस है, स्पिन भी होता है। बॉलिंग पूरी है न्यूजीलैंड के पास भी उन कंडीशंस के मुताबिक, 3 स्पिनर्स हैं उनके पास, 3 फास्ट बॉलर्स हैं, और बैटिंग की लाइन भी काफ़ी डीप है। सो अच्छा मैच होगा। मैं समझता हूँ जो प्रोफेशनल टीम्स होती हैं, 2 दिन से उन्होंने प्रैक्टिस भी वहाँ की होगी, उनको आइडिया पूरी तरह हो गया होगा। अच्छा मैच है। इंडिया को एडवांटेज आप दे सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को आप कमज़ोर इसलिए नहीं समझ सकते कि उन्होंने जिस अंदाज में यहाँ पर क्रिकेट सर क्या है आपकी प्रेडिक्शन, कल कौन जीतेगा? देखिए, मैं तो चाहूँगा न्यूजीलैंड जीते। बिल्कुल, सर भी यही चाहते हैं कि न्यूजीलैंड जीते, और मैं भी यही चाहती हूँ कि न्यूजीलैंड जीते। व्यूअर्स, यहाँ वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। कल एक मरतबा फिर से खिदमत में हाजिर होंगे सुबह प्री मैच एनालिसिस को लेके। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़।